चलो, तो प्यारे बच्चों जी करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये हैं पूरे सिलेबस में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। नंबर 1 में पूछ रहा है प्रॉफिट मोटिव इज़ अ मेरिट ऑफ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट मोटिव जो है वो किसका मेरिट है, किस में होता है प्रॉफिट मोटिव। हाँ ठीक है, तो मैं हाईलाइट करता रहूँगा, आप भी सही बताते रहोगे। तो जहाँ आप सही बताओगे तो मैं भी सही मान के हाईलाइट कर दूँगा, जहाँ आप गलत बताओगे तो फिर थोड़ा सा रुक कर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या फीचर नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या फीचर नहीं है। ए होता है, बी होता है, सी होता है, हाँ डी फीचर नहीं है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव तो नहीं होता ऐसा कैपिटलिस्ट में, तो ये फीचर नहीं होता कोई। उसके बाद थर्ड पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूछ रहा है क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी नहीं पूछ रहा था, तो ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, कई बार वो नहीं पूछ रहा है और बच्चा जोश में कहता है कि जो होता है वो बता देता है। तो आपको ये बताना है कि क्या माइक्रो नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली मैक्रो क्या है, वो ये पूछ रहा है मैक्रो क्या है। तो देखो इनमें से मैक्रो वाला क्या लग रहा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मैक्रो वाली चीज़ क्या लग रही है, नेशंस इकोनॉमी एनुअल ग्रोथ। समझ गए। तो क्वेश्चन की चालाकियाँ भी ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो फोर्थ, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन अ। कह रहा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को आप चूज़ करोगे, मतलब किस में चूज़ करोगे, कौन सी, कहाँ, कौन लोग या कैसी इकनॉमी कैपिटल इंटेंसिव चूज़ करेगी, डेवलप्ड वाली, डेवलपिंग वाली, कैपिटल सरप्लस इकनॉमी वाली या लेबर सरप्लस इकनॉमी वाली, बताओ। तो इसका उत्तर होता है, सही उत्तर होता है बिल्कुल सही, कैपिटल सरप्लस वाली, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव कौन यूज़ करता, अगर क्वेश्चन पूछता तो लेबर सरप्लस वाली। बाकी डेवलपिंग कुछ नहीं होता, ये तो ऐसी पागल बनाने के लिए देता है। अब ऐसे तो जापान, चाइना वो भी डेवलप्ड है, अब चाइना लेकिन मैन पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ डेवलपिंग कुछ नहीं होता। तो कैपिटल इंटेंसिव कौन यूज़ करता है, जहाँ कैपिटल ज़्यादा हो, और लेबर इंटेंसिव कौन यूज़ करता है, जहाँ लेबर ज़्यादा हो। ठीक है, आयुष बाबू का गलत हो गया था। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रिफर्स टू, लिखवाया है नोट्स में, बताओ एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्या है, कौन डिटरमाइन करता है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। ठीक है, हाँ एक तरह से अथॉरिटी, सरकार, है ना। तो बी, ठीक है, ये तो सिंपल। ठीक है, तो बस आप ऑप्शन भेज दो, मैं समझ जाऊंगा, पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद सिक्स्थ है डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकनॉमी। कमांड इकनॉमी का दूसरा नाम क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में, कई बार आया है ये क्वेश्चन। तो कमांड इकनॉमी कौन सी होती है, कमांड सोशलिस्ट इकनॉमी, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ में पूछ रहा है एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल अंडर। सबसे कम किस में होता है, मिनिमम पूछ रहा है कि इनइक्वालिटी सबसे कम कब होगी। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही, सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म एक प्रकार से, है ना, उसमें क्योंकि हम समाज की भलाई करते हैं तो इनइक्वालिटी सबसे कम होगी। उसके बाद एट्थ में पूछ रहा है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो बताओ, लिखा है नोट्स में, चित्र भी बनवाया है। इन्फीरियर गुड अगर है तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, है ना। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि नेगेटिव होती है, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, तो इनकम इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड में क्या है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ में पूछ रहा है
द फिगर बिलो शोज द बजट कॉन्स्टेंट ऑफ ए कंज्यूमर विद इनकम ऑफ ₹900 टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज़ नेमली आइसक्रीम एंड चॉकलेट। तो 900 रुपये कंज्यूमर के पास हैं खर्च करने के लिए, तो वो आइसक्रीम खा रहा है, देखो 45 आइसक्रीम खा रहा है वो, और कितनी चॉकलेट खा रहा है वो, चॉकलेट खा रहा है 90। ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो वो 45 चॉकलेट खा सकता है मैक्सिमम, या 90 चॉकलेट्स खा सकता है मैक्सिमम, और उसके बाद 900 रुपये हैं। तो वो पूछ रहा है द प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज़ रेस्पेक्टिवली आर। तो दोनों के प्राइस बताने हैं। तो पहले आइसक्रीम का प्राइस बताओ क्या आएगा। तो अगर आपको आइसक्रीम का प्राइस निकालना है तो 900 रुपये को 45 यूनिट से डिवाइड कर दो, तो आइसक्रीम का प्राइस तो आ गया 20 रुपये। और चॉकलेट का अगर प्राइस निकालना है तो चॉकलेट को डिवाइड कर दो, मतलब 900 रुपये को डिवाइड कर दो 90 यूनिट से, चॉकलेट का प्राइस आ गया 10 रुपये। हाँ, 20 और 10 रुपये ठीक आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन बी, आइसक्रीम 20 रुपये की आ गई और चॉकलेट 10 रुपये की आ गई, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद 10th तो आप बता दोगे, सिंपल है। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिक्यूअस लिखवाए थे ना नाम। स्नॉब गुड्स, वेबलन गुड्स, और प्रेस्टीज के लिए खरीदने वाले प्रेस्टीजियस गुड, डायमंड, है ना। कॉन्स्पिक्यूअस एक्सेप्शन में था लॉ ऑफ डिमांड के। उसके बाद 11th, नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, अर्जुन ऑलवेज स्पेंड अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली 100 पर वीक ऑन कॉफ़ी। कह रहा है प्राइस जो मर्जी हो जाए, अर्जुन तो हमेशा 100 रुपये खर्च करता ही है कॉफ़ी पर। तो वो पूछ रहा है बताओ इससे आपको क्या पता चला। कि भाई अर्जुन जो है, प्राइस जो मर्जी हो जाए, प्राइस चाहे बढ़ जाए, प्राइस चाहे कम हो जाए, अर्जुन का खर्चा जो है वो सेम ही रहता है भाइयों बहनों। तो क्या था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फंडा, बताओ। तो टोटल एक्सपेंडिचर का फंडा क्या था? स्पेंड मतलब होता है खर्चा। तो ये आपसे खर्चे वाला मेथड लगाने को कह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो जब टी रिमेन्स सेम तो क्या होती है इलास्टिसिटी, बताओ। व्हेन टी रिमेन्स सेम तो के हो वह है इलास्टिसिटी, बताओ जी, क्या पढ़ाया था? हाँ, तो इलास्टिसिटी होवे 1, ई फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे अर्जुन डिमांड फॉर कॉफ़ी इज़ यूनिट इलास्टिक, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। चलो, तो इसमें कुछ बच्चे फंस गए, ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद 12th, गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज़ विच वन रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर किससे बढ़ेगा, ये बताओ। टीई किससे बढ़ेगा ये पूछ रहा है। तो टीई किससे बढ़ेगा? तो ए में लिखा है डिमांड इज इनइलास्टिक, ठीक है। डिमांड अगर इनइलास्टिक है तो प्राइस फॉल हो गया, तो फिर टीई भी फॉल ही होगा, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड में सेम डायरेक्शन में चलते हैं वो। तो ए तो नहीं होगा। बी में कह रहे हैं डिमांड इज़ यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक में तो टीई चेंज ही नहीं होता, तो बी भी नहीं होगा। सी में कह रहे हैं डिमांड इज़ इनइलास्टिक और प्राइस राइजेस, तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो टीई भी राइज हो जाएगा। और डी में कह रहा है डिमांड इज़ इलास्टिक, मतलब ईडी ग्रेटर देन 1, यानी इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्राइस राइजेस, तो टीई फिर फॉल होगा, है ना। यही होता है ना टीई मेथड। देख लो, बता देना भाइयों गलत करूं तो बताओ कौन से ऑप्शन में टीई राइज हुआ।
किस ऑप्शन में टीई राइज हुआ? तो भैया सी ऑप्शन में टीई राइज हुआ, हाँ है ना। ए ऑप्शन में देखो टीई फॉल हो रहा है, बी ऑप्शन में तो टीई चेंज ही नहीं हो रहा, और डी ऑप्शन में भी टीई फॉल हो रहा है, तो सी ऑप्शन में ही टीई राइज हो रहा है। तो इससे ये पता चला आपके उत्तरों को देख के कि टीई मेथड में थोड़ा आपका हाथ कमज़ोर चल रहा है, तो टीई मेथड अच्छे से कर लो, ठीक है। कुछ बच्चों के आंसर इसमें गलत थे ना, तो टीई मेथड अच्छे से कर लो। उसके बाद 13वें में कह रहा है द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल्स विल हैव, ये तो बता दोगे, चलो लग्जरी आइटम्स का पूछ रहे है ना, उनकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है? ठीक है, ये सही है, हाई है ना, ये तो सिंपल, हाई इनकम इलास्टिसिटी है ना, ज़्यादा लग्जरी गुड्स। उसके बाद 14th, गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज़, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच वन रिजल्ट इन इंक्रीज इन टीई। अच्छा, तो इसमें भी सेम ही चीज़ पूछ रहा है कि टीई किससे इंक्रीज होगा, तो बताओ टीई किससे इंक्रीज होगा। तो ए में तो लिखा है डिमांड इज़ इनइलास्टिक, तो प्राइस फॉल, तो इसमें तो टीई भी फॉल हो जाएगा, है ना, सेम डायरेक्शन। बी में लिखा है डिमांड इज़ यूनिट इलास्टिक में तो टीई चेंज ही नहीं होगा। सी में लिखा है डिमांड इज़ इलास्टिक और प्राइस राइज, तो प्राइस अगर राइज हो रहा है तो टीई फॉल कर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डी ही सही आंसर होगा वैसे तो, बाकी पढ़ लो। डिमांड इज़ इनइलास्टिक है ना, तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, तो प्राइस अगर राइज हुआ तो फिर टीई भी राइज हो जाएगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन में टीई राइज हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फीरियर गुड इज़ फॉल्स। क्वेश्चन कह रहा है इन्फीरियर गुड के बारे में आपको गलत बात बतानी है, गलत क्या है, ठीक है, सही नहीं बतानी, गलत बतानी है। तो पढ़ो गलत क्या है। इन्फीरियर गुड्स आर दोज दैट वी विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप दे आर, कह रहा हम कभी नहीं खरीदेंगे चाहे जितने भी सस्ते हों, है ना। तो ये तो गलत बात है, पहले तो ये तो गलत बात है, खरीद सकते हैं भाई, क्यों नहीं खरीद सकते, अगर इनकम कम होगी तो खरीदना पड़ेगा, तो वी विल नेवर बाय तो गलत कह रहा है ना। सेकंड में कह रहा है इन्फीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर इफ़ वी बिकम पुअरर, हाँ ये सही बात है, कह रहा है हम जितने गरीब होंगे उतना ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये तो सही कह रहा है। और थर्ड में कह रहा है इन्फीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर इफ़ वी बिकम रिचर, कह रहा है जब अमीर होंगे तब ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये बात भी गलत कह रहा है। तो 1 भी गलत कह रहा है, 3 भी गलत कह रहा है, तो इसका मतलब 1 भी गलत कह रहा है और 3 भी गलत कह रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर, वेरी गुड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 है द डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड हैज़ शिफ्टेड टू द राइट, ठीक है, नॉर्मल गुड की बात हो रही है और डिमांड बढ़ गई। विच ऑफ द 4 इवेंट्स वुड हैव कॉज्ड द शिफ्ट, कह रहा है कि किसकी वजह से राइट शिफ्ट हुआ होगा। चलो तो बताओ राइट शिफ्ट किसकी वजह से हुआ होगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट से तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये तो गलत। फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बस तो यही सही है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जब फॉल होता है प्राइस, है ना, तो फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो इंक्रीज़ इन डिमांड का ये बिल्कुल सही रीज़न है। बाकी सी और डी भी गलत होंगे तो क्यों पढ़े, छोड़ो, ठीक है। उसके बाद 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, सही बताना है आपको। रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC, MC और AC का रिलेशन में सही बताना है। तो MC AC का याद है, छोटा सा बना देता हूँ, ऐसा ऊपर AC होता है, नीचे से MC उसको कट करता है, तो MC इज़ लेस देन AC देन AC इज़ इंक्रीजिंग, तो ये तो गलत हो गया। MC इंटरसेक्ट AC एट मिनिमम, MC इज़ ग्रेटर देन AC देन AC इज़ फॉलिंग, ये भी गलत हो गया। AC इंटरसेक्ट MC एट मिनिमम MC,
तो इसमें बी ही सही लग रहा है कि एम सी इंटरसेक्ट ए सी एट मिनिमम ए सी, है ना, यही प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। उसके बाद 18 मार्जिनल प्रोडक्ट, ये बता दोगे आप, इज द स्लोप ऑफ एम पी, इज द स्लोप ऑफ एम पी, इज द स्लोप ऑफ, बिल्कुल सही, टी पी, है ना, ये तो सिंपल लाइन थी। उसके बाद 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछ रहा है क्या सही है, ठीक है, सही बताना है आपको। तो व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग एम सी मस्ट ऑल्सो बी राइजिंग, तो ये तो गलत है। व्हेन ए सी इज राइजिंग एम सी मस्ट बी फॉलोइंग, ये भी गलत है। व्हेन ए सी इज राइजिंग द एम सी इज अबव ए सी, हाँ ये सही लग रहा है। और डी में लिखा है व्हेन ए सी इज फॉलोइंग एम सी मस्ट बी राइजिंग, ये भी गलत कह रहा है, तो सी स्टेटमेंट ही सही कह रहा है भाई, हाँ ठीक है ना। तो इसमें भी आप ए सी एम सी वाला डायग्राम देखोगे बनाकर तो यही नज़र आएगा। उसके बाद 20th विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट का एग्जाम्पल बताना है जो आप बाहर वालों को पेमेंट करते हो ना, एक्सप्लिसिट। चलो तो ये तो ऑप्शन देखते ही कूद के आंसर लगा देना एग्जाम में, इसमें क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द फर्म, बाहर वालों को पेमेंट कर दी, बाकी सब तो इम्प्लिसिट में आता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी, इनकम दैट कुड हैव अर्नड, है ना, प्रोप्राइटर खुद ही एम्प्लॉय बन के काम कर रहा है फर्म में, तो ये सब इम्प्लिसिट है ना, ये सब क्या है, इम्प्लिसिट, है ना, कि मालिक खुद काम कर रहा है, ये सब क्या है, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कौन से होते हैं, जो बाहर वालों को देते हैं। उसके बाद 21 इफ ए फर्म मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ प्रोडक्शन आइसोक्वांट टू अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन, क्या नहीं होगा पूछ रहा है। तो अगर आप प्रोडक्शन आइसोक्वांट पे एक से दूसरे पर चले गए तो कह रहा है क्या नहीं होगा, तो चेंज इन द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तो होगा, चेंज इन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी होगा, चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरी गुड, खुशबू जी ने सही भेजा। चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट जो है ये नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया था, छोटा सा बना के दिखाया था, प्रोडक्शन आइसोक्वांट की खूबसूरती ये होती है कि आप किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी चले जाओ, इस पॉइंट से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ, हर पॉइंट पर आउटपुट लेवल रिमेन्स सेम, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोक्वांट की कि आउटपुट रिमेन्स सेम, तो इसीलिए आउटपुट नहीं चेंज होगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। उसके बाद 22 द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ड्रॉन अंडर द अजम्पशन मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पूछ रहा है कि क्या अजम्पशन एक तरह से नहीं है, नहीं पूछ रहा है, एक्सेप्ट क्या नहीं है। तो ए में लिखा है टेक्नोलॉजीज गिवन एंड स्टेबल, बी में लिखा है वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट एंड नॉट इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स, ये भी करते हैं वैसे तो। सी में लिखा है द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, तो यही गलत है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी ये अजम्पशन नहीं है, क्योंकि उसने यही पूछा था क्या अजम्पशन नहीं है, तो यही अजम्पशन नहीं है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, है ना, ठीक है। उसके बाद 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फ़ायदा लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर, बताओ, फ़ायदा भी हो रहा है और एक्सटर्नल फैक्टर बाहरी वजह से, तो फाइनेंशियल तो इंटरनल में आता है, रिस्क बियरिंग भी इंटरनल में आता है, तो ये बी और डी तो होंगे नहीं, तो इंटरनल में आ गए। बाकी लेबर डेवलपमेंट या लेबर स्किल कह रहा है डेवलप हो गई, अंडर डेवलप हो गई, तो फ़ायदा किस में होगा, जब डेवलप होगी, है ना, इकनॉमीज़ किस में होंगी, डेवलप हो गई। डिस इकनॉमीज़ कह देता तो डी हो, सी हो जाता, हाँ। उसके बाद 24 ए फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट एवरेज कॉस्ट ऑफ 150,
तो इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेता हूँ। टोटल कॉस्ट आ गई 1050 एंड इट हैज़ टू पे 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर। तो इसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 350, ठीक है। हाउ मच इज़ द एवरेज टोटल कॉस्ट मेड अप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वो कह रहा है कि बताओ एवरेज कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा कितना है, मतलब आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बतानी। तो हम TVC अपॉन आउटपुट कर लेंगे। तो पहले तो TVC निकाल लो। TVC का फॉर्मूला होता है TC माइनस TFC। तो TC है 1050 और TFC है 350 डिवाइडेड बाय आउटपुट है 7। इस गणित को सॉल्व करके बताओ क्या आ रही है। ठीक है 100, ओके है ना। तो 100 रुपये इसका मतलब हमारा AVC है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स वुड मोस्ट क्लोजली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का पूछ रहा है, तो ये आप बता सकते हो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कौन सा चलेगा सबसे बेस्ट, जिसमें बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो कोला जो है ये तो ओलिगोपोली में है ना, कोका कोला। इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारे सेलर्स तो हैं नहीं, ये तो मोनोपोली लग रही है। बल्कि केबल टेलीविज़न में भी मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सेलर्स तो नहीं हैं। कितने लोग केबल टेलीविज़न बेच रहे हैं। मिल्क मुझे लग रहा है, क्योंकि एक तो वैसे ही हमारा डेयरी प्रोडक्ट हो गया ना, तो वेजिटेबल एग्रीकल्चरल ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं बिल्कुल सही परफेक्ट में ज़्यादा आ सकते हैं। उसके बाद 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या नहीं है, नहीं बताना है कि क्या नहीं है, परफेक्ट का फीचर नहीं बताना है। आउटपुट ऑफ द फर्म ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, ये तो है। फर्म फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बस तो ये हो गया गलत, क्योंकि इसमें डिमांड कर्व कैसा होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये शुरू में ही गलत मिल गया, तो मतलब यही गलत दे रखा है भाई, है ना। बाकी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स भी होते हैं और रिसोर्सेज मोबाइल भी होते हैं, तो बस एक ही फीचर नहीं दे रखा था बी। उसके बाद 27, द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म। मोनोपोली फर्म का डिमांड कर्व पूछ रहा है कैसा होता है, तो वैसे होता है बिल्कुल स्टीप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो हालांकि ऑप्शन में स्टीप तो नहीं दे रखा, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग दे रखा है। ठीक है सही, ये भी सही। उसके बाद 28, इट इज़ एज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी दैट। चलो तो बताओ एक अजम्पशन हम क्या मानते हैं इकोनॉमिक थ्योरी में। तो ए में लिखा है डिसीजन मेकिंग विद इन द फर्म इज यूजुअली अंडरटेकन बाय मैनेजर्स बट नेवर बाय ओनर, ये तो नहीं। एज द फर्म साइज इंक्रीज सो इट डू इट्स गोल्स, ये भी नहीं। द अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द फर्म साइज और टाइप ऑफ द, ये बिल्कुल सही, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी का अल्टीमेट गोल क्या है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट, चाहे कोई भी साइज़ हो फर्म का, कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पैंदा। ठीक है 28 सही हो गया, सही भेजा आपने भी। उसके बाद 29, अब ये सिंपल है बता दोगे तो। AR कर्व इज़ ऑल्सो नोन एज, AR कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व, हाँ डायरेक्ट, ठीक है। 30, AR कैन बी सिम्बॉलिकली रिटन एज, AR का फॉर्मूला बताओ, ये भी बता दोगे, खैर सिंपल है, TR अपॉन Q, ठीक है। उसके बाद 31, द फर्म एंड द इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग इन, ये भी बता दोगे फीचर किसका है, फर्म और इंडस्ट्री एक ही बात, सही बिल्कुल, मोनोपोली, क्योंकि एक ही होता है उसमें तो। उसके बाद 32, वीकली मार्केट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हाँ ये बताओ वीकली मार्केट,
जो आपके घरों के बाहर लगता है ना हर हफ्ते। तो वीकली मार्केट जो लग रहा है वो फॉरवर्ड मार्केट तो खैर है नहीं, रेगुलेटेड भी नहीं होता। स्पॉट मार्केट या अनरेगुलेटेड मार्केट में ज़्यादा सही सटीक उत्तर क्या दें? तो इसको हम अनरेगुलेटेड मान लेंगे, वो ज़्यादा सही है। वैसे तो कहने को बच्चा कहता है सर स्पॉट भी तो है, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं अनरेगुलेटेड क्योंकि इसमें बुक में भी एग्जाम्पल इसका दे रखा होता है अनरेगुलेटेड, क्योंकि इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। भाई कोई आलू बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो ये नियंत्रण से बाहर है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं होता। उसके बाद 33 इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल। ये क्वेश्चन बिजनेस साइकिल चैप्टर से कम 5000 बार आ चुका, मतलब इतिहास में। तो बताओ, बिल्कुल सही। तो उत्तर भी बच्चे को याद होना चाहिए। अब याद है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कैपिटल गुड और ड्यूरेबल गुड सेक्टर वाली इंडस्ट्रियाँ, इनमें सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव चलता है। ठीक है, उसके बाद 34 ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डैश एंड आउटपुट डैश। रिसेशन के दौरान क्या होगा? बेरोज़गारी तो बढ़ेगी और आउटपुट कम होगा। तो बेरोज़गारी बढ़ेगी और आउटपुट कम होगा। ठीक है, उसके बाद 35 द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू। बिजनेस साइकिल पूछ रहा है क्या है? तो बताओ, बिजनेस साइकिल उतार चढ़ाव है ना, तो बिजनेस के उतार चढ़ाव किस में लिखा है? द अप एंड डाउन इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, द फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, तो फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद 36 इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देयर विल बी डैश इन द इकोनॉमी। कह रहा है ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तेज़ी से, ग्रोथ रेट थोड़ा धीमे बढ़ रही है, तो इससे देयर विल बी क्या होगा इकोनॉमी में? वेरी गुड, कम सेविंग्स, है ना, क्योंकि जनता ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है धीरे, तो फिर बचत कम होगी। बिल्कुल सही। 37 अकॉर्डिंग टू कीन्स बाबू के तहत फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू। कीन्स ने क्या कहा था, क्यों होती है फ्लक्चुएशन? लिखवाया है नोट्स के अंदर भी। कीन्स का क्या था फंडा? कीन्स का चैप्टर ही कौन सा था? बिल्कुल सही, एग्रीगेट डिमांड वाला। तो वो तो वही बात कहेगा कि भाई एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशन आने की वजह से इकोनॉमिक गतिविधियों में फ्लक्चुएशन आते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद 38 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर। नॉन इकोनॉमिक बतानी है, ढूंढो अब अपने आप, मैं तो नहीं पढ़ रहा इतने सारे, अपने आप बताओ नॉन इकोनॉमिक कौन सी है, पढ़ पुढ़ा के। नॉन इकोनॉमिक का फंडा होता है कि भैया जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है हमारा, पैसे कमाने का कोई मोटिव नहीं है, हम तो बस मनोरंजन के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो बताओ कौन से हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाले? ठीक है, तो दोज एक्टिविटीज़ विच वैल्यू इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम कैलकुलेशन एज इट विल इन्वॉल्व डबल काउंटिंग। तो ये तो खैर गलत कह रहा है। दोज विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बट सिंस दीज आर नॉट एक्सचेंज इन मार्केट ट्रांजेक्शन दे डू नॉट कमांड एनी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये भी सही कह रहा है वैसे तो। दोज विच डू नॉट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, तो ये तो गलत कह रहा है, प्रोडक्शन तो होती है। दोज विच डेल्ट इन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो ये भी गलत कह रहा है। सेल्फ कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है भाई, मान लो हम तो किसी और के लिए भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बी स्टेटमेंट सबसे सटीक उत्तर लग रहा है मुझे तो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। बिल्कुल सही, ठीक है ना, सबसे सटीक पढ़ना है।
तो बी जो है वो सबसे सही लग रहा है। उसके बाद 39, तो आप बताओगे खैर। द कंजम्पशन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज सी इज इक्वल टू ए प्लस वी बाई, तो हेयर ए क्या है बताओ, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से भेजो आंसर। सही, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। तो ए मतलब होता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला था। उसके बाद 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर इनटू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इनमें से क्या नेशनल इनकम में नहीं आएगा, तो नहीं वाला बताना है क्या नहीं आएगा। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आएंगे, प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड भी नहीं आएंगे, स्टॉक एंड बॉन्ड भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल्स हैं, तो बेसिकली सारे ही नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद 41, द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, कह रहा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, एम पी माइनस एफ सी, बताओ, ये तो 12th के बच्चे बताते हैं, एम पी माइनस एफ सी, ठीक है, तो ये तो याद है आपको, खैर नो टेंशन। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन अरे सी में तो ब्रैकेट में लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, फार्मूला गलत दे रखा है ना, फार्मूला किस में सही दे रखा है, डी वाले में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, हाँ ये भी ध्यान रखना है, NIT। उसके बाद 42, अकॉर्डिंग टू कीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह रहा है किस पर डिपेंड करता है, सी इज द फंक्शन ऑफ, बताओ, बिल्कुल सही, सी इज द फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, है ना, सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, बिल्कुल सही। उसके बाद 43, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये ध्यान से पढ़ना, वैल्यू एडेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड, और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो बताओ, ये तो आप बता ही दोगे, तो बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं, प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करा वो भी वैल्यू एडेड होता है, और डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी वैल्यू एडेड होता है, ठीक है। उसके बाद 44, आंसर कम हो गए, अब मुश्किल हो गए सवाल। MPC कैन बी डिफाइंड एज, तो MPC कह रहा है को आप क्या भी कह सकते हो, बताओ, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, चेंज इन एक्सपेंडिंग, मतलब वही खर्चा ड्यू टू चेंज इन इनकम, है ना, चेंज इन स्पेंडिंग मतलब डेल्टा C और चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा Y। तो MPC कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स, ये तो सिंपल है, मिक्स्ड इनकम क्या थी सेल्फ एम्प्लॉयड की, भाई सब कुछ, एक ऐसा आदमी जिसकी सारी फैक्टर पेमेंट्स कंबाइंड होती हैं जो हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो रेंट भी है उसमें, वेजेस भी है, प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन अलग अलग नहीं कर सकते। उसके बाद 46, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला तो कह रहा है द मार्केट बेस्ड अप्रोचेस टू कंट्रोल एक्सटर्नलिटीज ऑपरेट थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, सही कह रहा है, क्योंकि मार्केट बेस्ड का मतलब ही होता है जिसमें प्राइस अपने आप काम कर रहा है। व्हेन एक्सटर्नलिटीज आर प्रेजेंट द वेलफेयर लॉस वुड बी एलिमिनेटेड, तो ये गलत कह रहा है, अगर एक्सटर्नलिटीज होंगी
तो फिर वेलफेयर लॉस भी होगा, वो एलिमिनेट नहीं होगा। तो ये तो बात गलत कह रहा है। फिर थर्ड, द की इज़ टू इंटरनलाइजिंग एन एक्सटर्नलिटी इज़ टू एंश्योर दैट दोज हु क्रिएट द एक्सटर्नलिटीज़ इंक्लूड देम वाइल मेकिंग डिसीजंस। तो ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है एक्सटर्नलिटी के बारे में कि भाई जो भी एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं या होती हैं या करते हैं, वो अपने डिसीजंस में उन्हें कंसिडर करते हैं कि हाँ ये एक्सटर्नलिटी क्रिएट हुई। मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम अपने डिसीजन में ये भी इंक्लूड करेंगे कि भाई हाँ मैंने इतना धुआं, मेरे प्रोडक्शन की वजह से इतना धुआं निकला। तो ये भी बात सही कह रहा है। तो दो बातें सही कह रहा है, एक गलत कह रहा है। तो 1 और 3 सही कह रहा है, 2 गलत कह रहा है। चलो उसके बाद 47 तो आप बताओगे, सिंपल है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि भैया सरकार एक्सपेंशन के मोड में है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी टेकिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट वुड इन द शॉर्ट रन हैव द इफेक्ट ऑफ। तो इससे क्या होगा? रिलेटिव लार्ज इंक्रीज इन जीडीपी एंड स्मॉलर इंक्रीज इन प्राइस, या रिलेटिव लार्ज इंक्रीज इन प्राइस एंड रिलेटिव स्मॉलर इंक्रीज इन जीडीपी, या बोथ जीडीपी एंड प्राइस विल इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, या बोथ जीडीपी एंड प्राइस विल इंक्रीज इन स्मॉलर प्रोपोर्शन। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। तो जीडीपी ज़्यादा तेज बढ़ेगा और प्राइस में थोड़ा सा कम बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल सही। तो सरकार की एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी से जीडीपी जो है वो एकदम बढ़ना शुरू होता है, प्राइजेस तो थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने शुरू होते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद 48 बताओ जी, ये भी मज़ेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल रिसोर्टिंग टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में पूछ रहा है भाई क्या होगा? द गवर्नमेंट में रन इनटू बजट डेफिसिट्स बिकॉज टैक्स कट reduce government income and government expenditure exceed tax revenue in given year. B, it is important to have unbalanced budget to avoid inflation and bring in stability. C, it is important to have balanced budget to avoid inflation and bring in stability. The government may possibly have a budget surplus. तो देखो जी, D भी गलत, C भी गलत, B भी गलत, बिल्कुल लॉजिकल ए ही सही है, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार खर्चा ज़्यादा करती है। तो जब सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी तो बजट में क्या होगा? डेफिसिट। और यही बात उसने आगे समझा रखी है। ठीक है, तो सही उत्तर बिल्कुल ए है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। चलो उसके बाद जी 49, ये तो आपको लिखवाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट के बारे में सही चीज़ क्या है? डिक्लाइन इन प्राइवेट स्पेंडिंग में बी पार्शली और कंप्लीटली ऑफसेट बाय द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये बात तो सही है, ये एग्जैक्ट मीनिंग है इसका। दूसरा कह रहा है क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज द नेगेटिव इफेक्ट फिस्कल पॉलिसी में जनरेट व्हेन मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट टू पब्लिक सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, यही होता है। थर्ड में कह रहा है व्हेन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड बी क्राउडेड आउट। तो ये गलत कह रहा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्राउडेड आउट नहीं होती, प्राइवेट वाले बाहर हो जाते हैं बल्कि। और फोर्थ में कह रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली द वंस विच आर इंटरेस्ट सेंसिटिव विल बी रिड्यूस्ड इफ इंटरेस्ट रेट राइजेज ड्यू टू इंक्रीज इन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर का निवेश है वो कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा सरकार के खर्चे की वजह से, तो फिर प्राइवेट वाला निवेश अपना कम कर देता है। बिल्कुल सही, यही क्राउडिंग आउट होता है। तो मतलब पहला, दूसरा और चौथा उत्तर सही है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद 50, बजट ऑफ द गवर्नमेंट जनरली इम्पैक्ट्स, सरकार का बजट किसको प्रभावित करता है? बताओ। ठीक है, तो ये सिंपल है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिसोर्स एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पूरा चैप्टर ही आ गया है ना। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ये रे।
तो सारे आ गए। उसके बाद 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फुलफिल्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आप सोच के बताओ अपने आप, मैंने तो पढ़ाया था। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप किससे पहचानोगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों की भलाई करी अमीरों से लेकर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। तो जब हम गरीबों को सब्सिडाइज्ड रेट पर खाना दे रहे हैं तो दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद 52, ये भी लिखवा रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इलस्ट्रेट अ रिकॉग्निशन लैग। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी लिखवाया था रिकॉग्निशन लैग का। तो रिकॉग्निशन लैग, ठीक है, याद आ गया कि भाई रिकॉग्नाइज करने में जो समय लगता है, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ पॉलिसी चेंज, कि क्या ज़रूरत है पॉलिसी के चेंज की, उस समय में जो मतलब विलंब हो रहा है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन लैग। ठीक है, तो ये मतलब डेफिनेशन थी। उसके बाद चलो 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज लाइकली टू शिफ्ट इकोनॉमिक एग्रीगेट डिमांड कर्व टू राइट। तो किससे आपको लगता है कि डिमांड बढ़ जाएगी, किस चीज़ से डिमांड बढ़ जाएगी? तो टैक्स कट करने से बढ़ जाएगी, डिक्रीज इन टैक्सेस से भी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा देगी तो भी बढ़ जाएगी। तो मतलब तीनों ही चीज़ों से बढ़ जाएगी, है ना, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। उसके बाद 54, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मॉनिटरी बेस। तो मान लेते हैं मॉनिटरी बेस जो आरबीआई वाला है वो दे रखा है, वो गिवन है। इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो विल डिनोट। तो अगर रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है आरबीआई तो इससे क्या डिनोट होगा? हाँ, सिंपल। तो भाई रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम, सिंपल सी बात है। उसके बाद 55, द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रिफर्स टू। तो सिंपल डेफिनेशन लिखवा रखी है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो प्रोसेस और चैनल थ्रू विच द इवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स अफेक्ट द लेवल ऑफ सेक्टर्स एंड इंटरेस्ट। तो नहीं। द प्रोसेस और चैनल्स थ्रू विच द इवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स अफेक्ट्स द लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसेस। बिल्कुल सही। तो यही इसकी डेफिनेशन थी कि मतलब ऐसे प्रोसेस या ऐसे चैनल्स जिससे मॉनेटरी एग्रीगेट्स किसको प्रभावित करते हैं? प्रोडक्ट्स को और प्राइसेस को। तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, यानी कि ट्रांसमिशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ऐसे चैनल्स जिससे मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो हैं वो प्रोडक्ट को और प्राइसेस को प्रभावित कर रहे हैं। उसके बाद 56, आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू द कमर्शियल बैंक्स थ्रू रेपो और रिवर्स रेपो अंडर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आरबीआई जो कमर्शियल बैंकों की मदद करती है, लेती है, देती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल सही। इसको बोलते थे LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। परफेक्ट। 57, रिजर्व मनी इज कंपोज्ड ऑफ। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। रिजर्व्ड मनी का फार्मूला बताइए जी। रिजर्व मनी, C करेंसी थी प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो किस में दे रखा है ये? करेंसी प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। बाकी ए में देखो डिमांड एंड टाइम लिख दिया, वो गलत। बी में भी डिमांड लिख दिया, वो गलत। डी में भी डिमांड डिपॉजिट लिख दिया, वो गलत। उसके बाद क्योंकि रिजर्व मनी तो अलग होता है ना, वो तो M1 के फार्मूले लिख रखे हैं।
उसके बाद 58 में है द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इज़ ऑन। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किस चीज़ पर हुआ था, किस चीज़ को लेकर हुआ है। मैक्सिमम रेपो रेट दैट आरबीआई कैन चार्ज तो नहीं, मैक्सिमम रिवर्स रेपो रेट दैट आरबीआई कैन चार्ज भी नहीं, मैक्सिमम रेपो रेट ये भी नहीं, मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट दैट आरबीआई शुड टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एग्जैक्ट लाइन हमने लिख रखी है। इन्फ्लेशन का रेट बता रखा है आरबीआई ने कि भैया देखो इतना टॉलरेबल है, इतना ही टारगेट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उसके बाद 59 द मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई आर। ये सिंपल है, कैसे रिलेटेड है। मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई का रिलेशन कैसा है। नेगेटिवली रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व ई, नॉट रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व ई, प्रोपोर्शनल टू एक्सेस रिजर्व ई, या पॉजिटिवली रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व ई। तो ये बताइए आपको, नेगेटिवली रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व्स यानी ई। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद 60 बमॉल एंड टॉबिन, याद होंगे आपको, दो दोस्तों की कहानियाँ सुनाई थी। तो अकॉर्डिंग टू बमॉल एंड टॉबिन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी द ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेगेटिव फंक्शन टू नॉमिनल इंटरेस्ट, पॉजिटिव फंक्शन टू सी और पॉजिटिव टू वाई एंड पी। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद 61 द प्रिकॉशनरी मनी बैलेंसेस पीपल वांट टू होल्ड। प्रिकॉशनरी मनी याद होगा अगर आपको, अलग अलग डिमांड होती है ना मनी की, उसमें से प्रिकॉशनरी मनी की डिमांड के बारे में पूछ रहा है। वांट टू होल्ड एज इनकम इज इलास्टिक एंड नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय करंट लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन, एज इनकम इज इनइलास्टिक एंड वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर डिटरमाइंड प्राइमरी बाय द लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन दे एक्सपेक्ट टू मेक इन द फ्यूचर। तो सिंपल है, बिल्कुल सही ए कि डिमांड की इनकम इलास्टिक है और हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेंसिटिव नहीं है हम। बिल्कुल सही, तो इसीलिए हम अपना पैसा रखते हैं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रिकॉशन के लिए हम रखते हैं। उसके बाद 62 बाउंड टैरिफ रिफर्स टू। तो ये आपको याद होगी, डायरेक्ट कहानी बता रखी है। बाउंड टैरिफ है ना, गैट, WTO, कमिटमेंट्स, क्या था बाउंड टैरिफ। हाँ, बिल्कुल सही। अपर लिमिट ऑन द टैरिफ दैट अ कंट्री कैन लिवाई ऑन अ पर्टिकुलर गुड। क्योंकि एक कंट्री पर ये कहा था कि भैया इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते आप, आपकी कमिटमेंट्स हैं। तो कोई भी एक कंट्री मैक्सिमम जितना टैरिफ लगा सकती है ऑन अ पर्टिकुलर गुड, उसको बोलते हैं बाउंड टैरिफ, बी। ठीक है, उसके बाद 63, बस 12 क्वेश्चंस दूर हैं हम अपनी मंजिल से। द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पूछ रहा है। मैंडेट्स टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बाय ऑल मेंबर, हाँ। स्टिपुलेट टू एडमिनिस्टर ए सिस्टम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाँ। प्रोवाइड फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट, हाँ। सारी बातें सही कह रहा है। ठीक है, तो मज़े आ गए, सही, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद 64 ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कौन है। मे एंटर थ्रू ऑटोमेटिक रूट, मे एंटर इंडिया ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट, मे एंटर इंडिया ओनली थ्रू इक्विटी एंड डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, या ऑल। बिल्कुल कैसे भी कर सकता है, ऑल, तीनों रूट्स हैं उसके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन, ये भी लिखवा रखा है नोट्स में, किस में अलाउड नहीं है, मना है, साफ। प्रोहिबिटेड इन दिख गया मुझे, है ना भाई, चिट फंड एंड निधि कंपनी है ना ये सब, क्योंकि ये वैसे ही अलाउ नहीं करते इस तरह की लॉटरी, ये वो चिट फंड, है ना, पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल तो उन सब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बैंड है। उसके बाद 66 द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वन करेंसी पर यूनिट ऑफ द अदर करेंसी। ए रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट दिस
फॉर चेंज इन प्राइस लेवल्स द स्टेटमेंट्स आर, बताइए जी सही है या गलत है। ठीक है, पार्शली वाले तो कभी भी नहीं होते, ऑप्शन है तो उड़ा ही दो, सही गलत बताओ। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है उसमें हम एक करेंसी को दूसरे के टर्म में बताते हैं, और रियल एक्सचेंज रेट जो होता है वो प्राइस लेवल को एडजस्ट करके बताता है। तो ये सही है बिल्कुल, तो आप होली करेक्ट ही कहोगे फिर। ठीक है, सही बात है ये। ठीक है, तो ये पार्शली वार्शली नहीं होते जनरली, या तो सही होगा या गलत होगा स्टेटमेंट, तो सही है। उसके बाद 67 है द नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। नेशनल ट्रीटमेंट अगर आपको याद हो समझाया था, फोकस करा था नेशनल ट्रीटमेंट, कि भाई जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों को समझते हैं वैसे ही पड़ोस के बच्चों को भी समझना है। बिल्कुल सही। तो यानी कि क्या था प्रिंसिपल, कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को आर टू बी ट्रीटेड नो वर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट देन द लोकल वंस। बाहर के प्रोडक्ट को भी हम अपने घर जैसा ही ट्रीट करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद 68 करेंसी डीवैल्यूएशन। चलो ये तो बता दोगे, सिंपल है। तो करेंसी डीवैल्यूएशन में पूछ रहा है may increase in price of imported goods and therefore reduce the international competitiveness of domestic industry, may reduce export prices and increase the international। हाँ ये सही लग रहा है भाइयों। बी में cause a fall in the volume, ये भी गलत हो गया, एक्सपोर्ट तो बढ़ते हैं बल्कि, तो बोथ ए एंड सी भी नहीं होगा, तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, बी सही है। तो क्या हो गया ऑप्शन, तो बस बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट सही है। तो बी स्टेटमेंट सही होने का मतलब हो गया जी एग्ज़ाम में ऑप्शन डी लिखना है। देखो ये भी कई बार बच्चा गलती कर देता है, कितने जोशीले सवाल आते हैं। हम तो सोच रहे हैं बी ऑप्शन सही है और हम बी पे गोला लगा के आ जाएंगे। ठीक है, हम जल्दबाजी में गोला किस पर लगा देंगे, बी पर, कि भाई बी ऑप्शन सही है, लेकिन असली ऑप्शन तो नीचे हैं, ए बी। तो बी गोला गलत हो जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि उसने दिया है स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट, ये बात उसने डी ऑप्शन में दे रखी है, तो डी एग्ज़ाम में डी पे गोला लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी चालाकी हैं, ओछी हरकतें इंस्टीट्यूट की कि भाई नंबर कटाने के लिए ये भी हथकंडे अपनाओ। उसके बाद 69 द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक इन द येट टू कॉन्क्लूड दोहा एजेंडा लिखवाया था। सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था दोहा एजेंडा का, कौन से गुड्स थे, किसमें ट्रेड की बात थी, एग्रीकल्चरल गुड्स, राइट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन दूर है हम अपनी मंजिल से। 70 इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया बिकॉज। क्यों लगा रखी हैं इन्वेस्टमेंट्स पर रोक, मतलब रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें सरकार चाहती है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन देना है। सही, यही उत्तर है। उसके बाद 71 द इंडियन इंडस्ट्री स्टैगनेटेड अंडर द कॉलोनियल रूल बिकॉज। हमारी इंडस्ट्रियां क्यों स्टैगनेट हुई थी कॉलोनियल रूल के दौरान। बी बिल्कुल सही, क्योंकि हम उनके बनाए हुए मशीन मेड प्रोडक्ट्स से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ठीक है, बाकी तो डी तो गलत ही है। उसके बाद 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये तो आप बता ही दोगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फीचर क्या था जिसमें धड़ल्ले से प्रोडक्शन बढ़ा था। सही, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सिंपल। उसके बाद 73 बस 3 क्वेश्चन दूर है मंजिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म इंक्लूडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या नहीं था ये पूछ रहे हैं, क्या नहीं था, तो ये भी आसान है, क्या नहीं था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज तो था, रिमूविंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, तो यही नहीं था।
लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड भी था और डिसइन्वेस्टमेंट भी था। तो सब पे लाइसेंस नहीं हटाए थे, है ना, तो वो नहीं थी पॉलिसी। बाकी लिबरलाइज कर दिया था, इंटरनेशनल ट्रेड लिबरलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट्स कर दी थी, ये सब तो था, लेकिन सब पर लाइसेंसिंग नहीं हटाई थी। उसके बाद 74 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम वॉज रिप्लेस्ड बाय, लिख रखा है नोट्स में, इसको किसने रिप्लेस कर दिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया को? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इन 2021, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर अपना स्कोर बताना कितना बना। द स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी क्या थी, क्या सोच रहे थे हम? बिल्कुल सही। तो हम लैंड रिफॉर्म्स जैसे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए थे, उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो बिल्कुल सही। चलो तो देख लो सारे कंप्लीट हो गए। तो ये थे वो 75 क्वेश्चन जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीटली कवर हो रहे हैं विद ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।